लिंक ओपन नहीं हो रही है। हाँ बट लिंक ही ओपन नहीं हो रही। चेक ओके हो गया। So very good morning to all of you all. A very good morning to all my virtual students also, and to every one of you all who are sitting at the Delhi Gurukul. Hello everyone. So yesterday we had started with the basic provisions of law. अभी तक हमने सिलेबस की शुरुआत नहीं की है, सिर्फ कानून की दुनिया के थोड़े बहुत बेसिक प्रोविजंस जो है उसके बारे में हमने जाना था। आज और कुछ 5 से 10 मिनट हमारा इंट्रोडक्शन का होगा रिलेटिंग टू व्हाट इज लॉ एंड हु आर द पीपल हु मेक द लॉ, हु आर द पीपल हु एग्जीक्यूट द लॉ, और फाइनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन करता है, और उसके बाद हम एक्चुअल सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। बट बिफोर दैट whatever we have done yesterday we will revise that and then we will move ahead. चलो आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट एवरीवन। आज दूसरा ही दिन है ना, क्यों थक रहे हो आप लोग? चलो बताओ मुझे, लॉ और एक्ट दोनों सेम है या अलग अलग है? विच इज द ब्रॉडर वर्ड? लॉ में क्या एक्ट होता है? एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी होते हैं? रूल्स के साथ साथ क्या केस लॉज भी देखे जाएंगे? अलॉन्ग विद दैट इमरजेंसी वाले सिचुएशन में अगर कोई ऑर्डिनेंस वेरी गुड पास करना हो तो क्या ऑर्डिनेंस भी लॉ का हिस्सा ही माना जाएगा? रेगुलेशंस एंड बायलॉज, क्या इन चीजों को भी लॉ के ही वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है? अगर मैं आपको पूछूं एक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो 4 चीजें मिला के बनती है कोई भी आपकी एक्ट। कौन सी 4 चीजें बोलो? सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, ये चारों चीजें मिला के बनता है आपका एक्ट। बट सिर्फ एक्ट पढ़ने से क्या आपको पूरे प्रोविजन का अंदाजा आएगा? नहीं। एक्ट के साथ साथ क्या आपको रूल्स भी पढ़ने होंगे? बहुत बार इनफैक्ट आप कंपनीज एक्ट में देखोगे, कंपनीज एक्ट में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज मे बी प्रिस्क्राइब मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द, इट इज अकॉर्डिंग टू द। तो एक्ट, कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या आपको रूल्स भी पढ़ने होंगे? यस। और अगर उसी प्रोविजन से रिलेटेड कभी कुछ कोर्ट में डिसीजन आया होगा जहां पे हमारे ऑनरेबल जजेस ने उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करके बताया होगा कि इस प्रोविजन को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, तो वो केस लॉ भी क्या हम इस जर्नी में देखने वाले हैं? हाँ या ना? यस। यही सारी चीजें हमने कल देखी थी। Along with that, I also told you the reason why the Companies Act 2013 came into picture. In fact, हमने एक रियल लाइफ केस स्टडी भी देखा था, और हमने कौन सी कंपनी का केस देखा था? सत्यम का स्कैंडल भी हमने देखा था, जहां पे हमने देखा था रामलिंगा राजू एंड द प्रमोटर ग्रुप ने कितना बड़ा कांड किया था कंपनी के नाम पे। ओके जिसके वजह से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्लाइन होते गया, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स वी थॉट दैट वी नाउ हैड टू इंट्रोड्यूस। इट्स हाई टाइम नाउ अ न्यू एक्ट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ऐसे करके ये थॉट का जन्म हुआ, एंड धीरे धीरे करके ये नया कानून बना, एंड फाइनली इन द ईयर 2013 दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू पिक्चर। 1956 के कंपैरिजन में आप बताओ 2013 के एक्ट में सेक्शन कम है या ज्यादा है? कम है, सेक्शन कम है, बट उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने रूल्स को बढ़ाया है, क्योंकि रूल्स बनाता ही है रूलिंग पार्टी सीजी। तो बनाना भी और उसको अमेंड भी करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू गोइंग इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में तो रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या ऑपोजिशन पार्टी भी है?
तो ऑब्वियसली थिंग्स बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो इसीलिए रूल्स हमने ज्यादा रखे हैं और सेक्शंस हमने घटा दिए एज कंपेयर टू द 1956 एक्ट। यस और नो गाइज? अब देखो, इसी कानून से रिलेटेड एक आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूं एंड देन वी विल मूव अहेड। ऑल दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन। और इन चीजों को इन चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ आई डोंट टीच यू दिस, लर्निंग द एक्ट्स इज समथिंग दैट इज सेकेंडरी। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कानून बनाता कौन है, कानून एग्जीक्यूट कौन करता है और इसी कानून को इंटरप्रेट कौन करता है। और ये चीजें जो मैंने आपको कल भी बताई थी और आज भी अब मैं जो 5-10 मिनटों में आपको बताने वाली हूं, इट इज कॉमन फॉर एवरी एक्ट दैट यू आर गोइंग टू लर्न। एक्ट ही छोड़ो, अबाउट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिलेबस। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की दुनिया में भी जाओगे तो इनकम टैक्स की दुनिया में भी, माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लॉ। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है, एक्ट क्या हमारे लॉ का ही हिस्सा होता है? यस। तो ये कानून को चलाने का सिस्टम पता होना जरूरी है, तब हम एक्चुअल कानून की दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो देखो, कानून मतलब लॉ, हाँ, दिस इज जस्ट द हिंदी वर्ड फॉर लॉ इन इंग्लिश, और हिंदी में उसको कहते हैं कानून। इसी कानून को चलाने के लिए देयर इज अ 3-tier सिस्टम। इसी कानून को चलाने के लिए देयर इज अ 3-tier सिस्टम। फर्स्टली इज द, एक मिनट रुक जाओ। फर्स्टली इट इज द लेजिस्लेटिव। सो बेसिकली फर्स्ट 3-tier सिस्टम में पहला जो हमारा टायर है, दैट इज दोज पीपल, यस, legislative body, those people who make the law, but अब देखो, कानून बनाने वाले कानून बना लेते हैं, बट आम जनता हम उसको इज्जत नहीं देंगे। वैसे क्या बहुत सारे रूल्स हम बनाते हैं। स्कूल में हमने देखा था हमने देखा था कितने सारे रूल्स थे जो बनाए गए थे, ओके, बट बनाए गए होंगे 1000 रूल्स, पता नहीं फॉलो किए होंगे बहुत कम, ओके। अब ऐसे केस में आप सोचो तो भी थोड़े बहुत रूल्स तो फॉलो हुए भी है। क्यों फॉलो हुए? क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया। हमने हेड गर्ल या जो भी हेड बॉय, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कैप्टन, प्रीफेक्ट्स, मॉनिटर्स, इन सब लोगों को हमने अपॉइंट किया था। क्यों अपॉइंट किया था? ये वही लोग थे जो देख रहे थे कि जो प्रिंसिपल ने रूल्स बनाए हमारे स्कूल के लिए, क्या वो रूल्स फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर किसी ने रूल को फॉलो नहीं किया तो हम उसको पनिश करेंगे, हम रिमार्क देंगे। 3 रिमार्क हुआ तो उसके बाद पेरेंट्स को बुलाएंगे, 3 बार पेरेंट्स को बुलाया तो सस्पेंड कर देंगे। तो पता नहीं कितने सारे शैतान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तब ऐसे केस में ये कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट श्योर दैट ऑल द रूल्स विच वर मेड बाय द प्रिंसिपल आर बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने अगर सिर्फ रूल बना दिया और आपको रूल बुक दे दी, कोई घंटा इज्जत नहीं करेगा उसकी। अरे कुछ सिस्टम ही नहीं है। Nobody is checking whether you are coming on time, you are leaving on time, whether you are wearing the school uniform, whether your hair is neatly tied up. Nobody is checking that. If nobody is checking that, आप बताओ कुछ कंट्रोल रहेगा? नहीं। और अगर कुछ कंट्रोल नहीं है, will students follow these rules? No. तो रूल बना के भी क्या कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो रूल बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट अबाउट स्कूल रूल्स। फाउंडेशन की एग्जामिनेशन अभी ताजा आपने क्लियर किए, कितने न जाने टाइम टेबल आपने बनाए। मंडे के दिन से फॉलो करेंगे बस, पक्का। आपको खुद को भी नहीं पता ये कौन सा मंडे है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। सो देखो, कोई भी कानून बनाना इनफैक्ट मैं कहूंगी एक तरह से आसान है। What is more challenging is उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। और अगर किसी का चेक नहीं है ना, चाहे वो बच्चा है या 100 करोड़ देने वाला आदमी है, अगर कोई कंट्रोलिंग ऑथोरिटी नहीं है ना, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता।
कोई ना कोई पीछे होना चाहिए। अब पता है, जैसे कि देखो पूजा मैम ने कल बताया था कि अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ो आपके घर पे आके आपसे टैक्स लेके वसूलेगा, रेड कर लेगा उन्होंने। तो वो डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स एक्ट से किसी को डर नहीं लगता है, डिपार्टमेंट के लोगों से डर लगता है। हाँ है ना, ये एकदम सही बात है, दिल से मैं आपको ये कह रही हूं। सो बेसिकली कानून बनाने वाले लोग तो कानून बना लेंगे, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इनके बनाए गए कानून को इज्जत ये लोग नहीं दे पा रहे, वो लोग दे पा रहे जो उसको एग्जीक्यूट करा रहे। तो हम लोग प्रिंसिपल से भी ज्यादा डरते हैं हमारे प्रीफेक्ट से, या जो क्लास का मॉनिटर होता है उससे सेटिंग करवा लेते हैं। अरे प्रिंसिपल बाद में है, पहले मॉनिटर है। तो वैसी वो बात होती है। तो यहां पे व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज अलोंग विद द मेकिंग ऑफ द लॉ इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। क्योंकि एग्जीक्यूशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक लॉ बना के फायदा क्या हुआ? हाँ या ना? तो फोन दे दो बेटा अभी आपका। अच्छा वॉच में क्या? बट ठीक है, अभी आप साइलेंट पे कर दो उसको, ठीक है? नहीं तो फिर मैं आपकी आई वॉच ले लूंगी। वैसे भी देखो कितनी गरीब हूं, घड़ी भी नहीं हाथों में। तो तो सुनो मेरी बात, along with the making of the law, what is equally important is also the execution of the law. ट्रैफिक से रिलेटेड कानून बन गए कि हमें लाइसेंस लेके ड्राइव या राइड करना है, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना है। बट रियलिटी में क्या होता है, जब हम आ रहे हैं प्रेस्टीज पॉइंट पे सुबह 8 बजे की क्लास में, वैसे तो है रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब गो, बट जब क्लास आ रहे हैं ग्रीन तो मतलब गो, येलो तो मतलब गो फास्टर, और रेड मामा है या नहीं फिर गो। तो अब देखो मामा है मतलब बराबर एग्जीक्यूट किया ना, तो वही वो चीज है। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल दिस इज इंपॉर्टेंट। Making the law is important, but along with this, what is also important is the execution part. और एक तीसरा हिस्सा होता है, वो ये होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया 150 years होने आए हैं कुछ ही दिनों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनके। तो जिन्होंने इस कानून को बनाया आज के जमाने में शायद वो है भी नहीं, बट बहुत बार ऐसा होता है दैट वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ वी आर इनटू अ सिचुएशन जहां पे हमने उसी प्रोविजन को जो 150 साल पहले बना था, हमने किसी एक तरह से इंटरप्रेट किया है और कोई और उसे किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। कानून वही है, प्रोविजन तो वही है, बट उसके इंटरप्रिटेशन कुछ अलग अलग आए हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो कौन सही, कौन गलत, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आप और मैं नहीं डिसाइड करते हैं। उनके जो भी डिफरेंसेस है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ विल बी गॉन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है, और इसी कोर्ट में जाने के बाद फिर जो जजेस है वो उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रेट करने के बाद कहेंगे कि ये प्रोविजन का मतलब ऐसा होना चाहिए, जिसके वजह से वी कम टू अ कंक्लूजन कि इनका जो इंटरप्रिटेशन वो सही है और इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। तो ऐसे केस में ये होगा और ऐसा नहीं होगा, और फिर वो जजमेंट देते हैं और अपना डिसीजन देते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो बेसिकली दिस इज अ 3 टायर सिस्टम, जहां पे फर्स्ट में होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज हु बेसिकली मेक द लॉ, हु बेसिकली मेक द लॉ। तो यहां पे आपको दिख रहा है दे आर द लॉ मेकर्स। कल ही हमने देखा है पार्लियामेंट में हमारा कानून बना है, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट में पास होने के बाद कोई भी एक्ट बनता है। हाँ ऑर्डिनेंस है तो अलग बात है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब हम कहेंगे ऑर्डिनेंस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर टू मेक अ लॉ। लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। देखो लॉ में क्या एक्ट भी है, रूल्स भी है, केस लॉज भी है, रेगुलेशंस भी है, बायलॉज भी है, और ऑर्डिनेंसेस भी है या नहीं है। एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, सीजी बनाता है हमारा रूल्स। सो बेसिकली कौन लॉ मेकर है, कौन
लॉ, मैंने ये नहीं कहा है कौन एक्ट के मेकर है, क्या मैंने बोला है कौन लॉ के मेकर है। तो पहली बात तो लेजिस्लेटिव बॉडी में हमारे आएंगे बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या बनता है, एक्ट। फिर रूल्स कौन बनाता है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंसेस कौन बनाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी। यस और नो गाइज। along with that, regulations and bylaws are made by regulatory bodies. They are made by regulatory bodies. तो क्या इनको भी माना जा सकता है in this legislative body? अरे हाँ है ना, क्या ये लोग भी बनाएंगे हमारा कानून? फर्स्ट 3 tier system में the first base, the first foundation is the lawmaker. Who could be the lawmaker? It could either be the parliament, it could either be the CG, it could either be the president of India, or it can also be a regulatory body who make regulations and bylaws. क्योंकि क्या regulations और bylaws भी law का हिस्सा है? जिन्होंने कल का सेशन देखा था वो कोरिलेट कर पाएंगे। Anyone who has joined from today? इट्स ओके, रेज योर हैंड, इट्स ओके। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, आप लोग क्या करना ना, कल का लेक्चर हमने यूट्यूब पे ही लिया था, उस लेक्चर को जरूर देख के आना, क्योंकि कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो कल के प्रोविजन से रिलेटेड है। तो ऐसा हो सकता है आपको ये लगे कि पता नहीं क्या चालू है क्लास में, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट टॉट एट फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन में पहले से लॉ आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट था, ये सारी चीजें अगर बोलती तो पूरा बाउंसर ही चले जाता भाई, तो वो मुझे नहीं करना था, इसलिए सही स्टेज पे सही चीज का नॉलेज देती हूँ। तो इट इज ओके इवन इफ यू हैव जॉइंड फ्रॉम टुडे, it does not really make a difference. You only will have to take a little bit of extra effort and you will have to watch yesterday's lecture. Then you will understand what I am telling over here. 10 मिनट के बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, we are moving to the Companies Act. Then we will be in line. सिर्फ ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कल का पूरा 2 घंटे का लेक्चर देखना पड़ेगा। Then we will be on the same page. बस ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, then it's not going to be a big deal. Then we are entering into the world of the Companies Act. ठीक है, तो देखो, first are the law makers. तो लॉ मेकर्स जो होते हैं वो या तो पार्लियामेंट हो सकता है, सीजी हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडी हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। द सेकेंड टायर, द सेकेंड पिलर ऑफ दिस सिस्टम is those people who are involved in the implementation of the law. Basically, these are the people who execute the law made by these people. जैसे कि पार्लियामेंट में इनकम टैक्स एक्ट बना दिया हमने, बट इनकम टैक्स एक्ट एग्जीक्यूट कौन करता है? कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के लोग मेक इट श्योर दैट पीपल आर फाइलिंग द रिटर्न्स। जिन्होंने रिटर्न्स नहीं फाइल किए उनके घर पे नोटिसेस भेजना। जिनके घर पे डिपार्टमेंट को शक है कि या तो वो कुछ छुपा रहे हैं या तो टैक्स का इवेजन कर रहे हैं, उन लोगों के घर पे सर्वे नहीं तो रेड किया जाता है। तो ये वो लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग वो है जो मेक श्योर करते हैं कि जो कानून बनाए गए उनका ठीक से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। And finally, there is also one more foundation, and that is interpretation. कल मैंने आपको real life example दिया था वोडाफोन कंपनी का, वोडाफोन कंपनी का विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट बनी है इन द ईयर 1961। तब एक्ट बनाया गया और प्रोविजन में कुछ लिखा गया। आज ये कंपनी वोडाफोन लिमिटेड और डिपार्टमेंट लड़ रहा है कि ये प्रोविजन में क्या लिखा गया है, जिसकी वजह से उनको टैक्स देना है या उनको टैक्स नहीं देना है। बनाने वाले ने बना दिया, एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, बट जब हमें इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट, कोई कह रहा है इसका मतलब ये है, कोई और कह रहा है उसका मतलब कुछ और है, तो इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए यू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पे आपके केस को रखा जाता है
और समझने की कोशिश की जाती है कि यहां पे 1961 में जो एक्ट बनी थी उसमें क्या मतलब होना चाहिए, और उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जाता है बाय दिस जुडिशियल बॉडी, बाय दिस जुडिशियल बॉडी। सो बेसिकली 3-टायर सिस्टम है ये मैकेनिज्म, 3-टायर मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड थर्ड इज द जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाता है, executive body makes it sure that the law is being followed, and judicial body interprets the law and comes to a conclusion। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर हम कंपनीज एक्ट को देख रहे हैं तो कंपनीज एक्ट में स्पेशली हमने बनाया है एक ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या है बोलो तो? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NCLT। वेरी गुड। स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए हैं हमने कंपनीज एक्ट के अंदर, और NCLT के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो यू कैन गो टू द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। जिसे हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं होते तो कहां जाते हो आप? सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही अगर आप NCLT के डिसीजन से खुश नहीं हो ना तो आप जाते हो टू द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये हमने क्या किया है? जुडिशियल बॉडीज बनाई है जो कानून को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। कानून को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। So this is the 3-tier system. One body makes the law. The second body makes it sure that the law that has been made is being executed. और कल जाके अगर कुछ differences आ जाते हैं, कुछ disputes आ जाते हैं, कुछ interpretation से related issues आ जाते हैं, तो judicial body interprets the law made and comes to a decision. Yes or no guys? सभी के पास अपनी लॉ की एक सेपरेट नोटबुक है? हाँ या ना? वेरी गुड। तो इस चीज को लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी लिखना है। हो गया लिख के? NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लिख लिया बेटा आपने? सब लोगों ने स्टिक नोट्स भी लाई है? कितने अच्छे बच्चे आप लोग, वेरी गुड। चलो, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट। आई होप माई assumption is correct.
चलो, नहीं ऐसा नहीं है. Okay. Let's move ahead. आज कुछ बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग. What do you mean by a company? सवाल ये उठता है, what do you mean by a company? बट उसके पहले हमने फाउंडेशन में देखा पार्टनरशिप, फिर थोड़ी बहुत हमने हल्की सी झलक HUF के बारे में भी देखा था. तो बिजनेस तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं. इट कुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कुड बी अ पार्टनरशिप, it could be an LLP, it could also be a Hindu undivided family. But सवाल ये उठता है, इतने सारे टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन के, why a company form of organization? क्यों? आपके हिसाब से, चलो आपका फाउंडेशन में बेसिक हुआ है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? वेरी गुड. फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सो a company is separate from its members and its directors, and over and above that it also has a perpetual succession. So members आ रहे हैं, members जा रहे हैं, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. हाँ या ना? Yes, this was the point that I was waiting for. सबसे बड़ा advantage, yes, is liability is limited. अरे पार्टनरशिप में तो आपने देखा था, कल जाके अगर आपकी पार्टनरशिप की एसेट्स कम हो जाती है ना, आपको घर का पैसा निकाल के लायबिलिटीज को रीपे करना होगा. आपको घर का पैसा निकाल के लायबिलिटीज को रीपे करना होगा, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. एक तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और प्लस वो जितने रिसोर्स डाल सकते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि घर पे जितना पैसा मेरे पास रहेगा उतना ही तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में डाल पाऊंगी. बट आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करो. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड रिसोर्स. हाँ, अनलिमिटेड. असं कसं? अरे आपके पास अगर कोई सपना है और वो जुनून है इस सपने को पूरा करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप जा सकते हो आम जनता के पास. आम जनता के पास आप जाओगे, पब्लिक के पास जाओगे, पब्लिक एट लार्ज. हजारों लाखों छोड़ो, इंडिया में करोड़ों लोग हैं. हर कोई बंदे ने अगर 10 रुपए भी दे दिए, उस बंदे के लिए 10 रुपए कुछ नहीं होगा, बट आपके लिए वो कितना सारा हो जाएगा. 10 लाख लोगों ने भी आपको सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं, 10 रुपए दे दिए, आपको तो कितने मिल गए ना? 10 लाख इंटू 10, 100 लाख, मतलब 1 करोड़. ये तो 10 लाख लोअर अमाउंट मैंने कहा है, और 10 रुपए तो मतलब क्या बोलो अब मैं. 10 रुपए कहां जाते हैं आज के जमाने में, मतलब डिस्कस ही ना करें. आप सोचो कितना सारा एक्सेस है आपको फंड्स का. You can go to the public at large. आपने गुरु मूवी देखी है? गुरु मूवी, हाँ. इस मूवी में भी अभिषेक बच्चन, ओके, कहा जाता है दिस पिक्चर इज बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी. अभिषेक बच्चन का सपना था, ही वॉन्टेड टू ओपन अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर सिल्क. ओके, बट उनके पास पैसे नहीं थे. ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, बट काम करने का जुनून था, एंथुजियाज्म था. तभी तो उन्होंने सोचा
कि जो चीज की कमी है मेरे पास बट पब्लिक के पास है इन अबंडेंस, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा. आई विल गो विथ अ पब्लिक इशू. मैं जनता के पास जाऊंगा और कहूंगा 10 रुपए दो और शेयर्स ले लो, 10 रुपए दो और शेयर्स ले लो और आप बन जाओ मेरे कंपनी के मालिक. ऐसे करके 10 रुपए आप लोग दोगे और थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास आ जाएगा बहुत सारा पैसा. एंड देन आई विल बी एबल टू सेट अप अ फैक्ट्री. एक छोटा सा सीन है गुरु पिक्चर का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप को रिलेट कर पाओगे. एंड देन आई वॉन्ट टू कम टू ये तो मूवी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल नायिका का. पहले ये देख लो आप. आई जस्ट ओपन दिस. आई होप अभी साउंड ठीक है. अमर है क्या क्लास में? अरे मैं ये मूवी देखी है आप लोगों ने? इफ नॉट यू ऑल शुड वॉच इट. इट्स अ रियली गुड मूवी. बताओ ना आपको. एक सैटरडे या संडे में साथ में देखेंगे, जब भी आपको समय मिले. आज सैटरडे है क्या? ओके नहीं, इसी के लिए कॉल किया था मैंने. ये देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है. देयर इज अ स्मॉल पार्टी इन अभिषेक बच्चन हाउस और उसी चीज के बारे में वो बता रहे हैं कि अब मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है. तब उनके जो साले हैं वो पूछते कि भाई तू फैक्ट्री खोलेगा सही है बट तू पैसे कहां से लाएगा. तब वो कहता है आई विल गो फॉर अ पब्लिक इशू. सुनो. नहीं बस नाही मला नको ते. एक ही सांस में घड़ा. अरे क्या आप भी नहीं पिएगा, बीवी डांटेगी. रुक जा आ रहा है. अरे बीवियां तो सबकी डांटती है, थोड़ा पी लो कम सुनाई देगा. हाँ, देर के लिए माफी चाहता हूँ. अभी सुनो. छोड़ो ना यार. का भी कुछ ऐसा था. मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, पिछले 6 महीने का मुनाफा 3 गुना हो गया है. मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला. सुना क्या आपने? पिछले 6 महीने का प्रॉफिट जो है, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, वो 3 गुना हो चुका है. ऐसे वो कह रहे हैं. और किला सिल का भाव छप्पर फाड़ के निकल गया. लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज तक शक्ति परिवार ने 18 घंटे काम किया है, आज के बाद हम 25 घंटे काम करेंगे. पूछो क्यों? क्यों पूछो? हाँ, क्योंकि आज के बाद शक्ति परिवार से ट्रेडिंग नहीं करेगी. केला सिल्क बनाएंगे हम, फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं हम. अंग्रेजी मशीन से अंग्रेजी नाम का केला सिल्क निकालेंगे. पॉलिएस्टर. गुरु गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं तू फैक्ट्री बनाने के सपने देख ले. जब तक सपने नहीं देखेगा तो इधर गांव में जड़ा रहेगा तू. और जमीन भी देख ली है जिग्नेश भाई, आपके गांव के बिल्कुल पास. 25 एकड़. संभल के चल, संभल के, इतनी जल्दी मत कर. अरे चलना कौन चाहता है, मैं तो दौड़ना चाहता हूँ और तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूँ. हिलना मत, गिर जाएगा. पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है. अब वो पूछ रहा है पैसे कहां से आएंगे. अब सुनो, पैसे कहां से आएंगे? क्या तू बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी. हम जनता के पास जाएंगे. हम जनता के पास जाएंगे. फैक्ट्री खोलेंगे. 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ. पब्लिक इशू. पब्लिक इशू तो हम भी कमाएंगे. पब्लिक इशू की परमिशन 1 महीने में आ जाएगी. ये हुई ना बात. इजी पे एक और हो जाए. पियो पियो. अरे चलो. तू नहीं. अच्छा ठीक है. तो बाकी पीने पिनाने की बातें बाद में करते हैं. पहले यहां पे देखिए वो क्या कह रहे हैं. दैट आई विल गो फॉर अ पब्लिक इशू. सो बेसिकली
एक ही चीज की कमी थी और वो थी पैसों की। तो उन्होंने क्या किया, वो शेयर्स का पब्लिक इशू किया और इसी पब्लिक इशू से उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जो है आम जनता से लिए और अपनी फैक्ट्री जो है वो खोली टू मैन्युफैक्चर पॉलिएस्टर। So basically one of the biggest advantage of a company form of organization is that it can raise funds from the public at large. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं और वही होते हैं मैनेजर्स और वही कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितना कैपिटल लाएगा, बट यहां पे हमने कंपनी को अलग, डायरेक्टर्स को अलग, कंपनी को अलग, मेंबर्स को अलग माना है। और ये कंपनी जो होती है, दिस कंपनी गोज फॉर एन पब्लिक इशू। जैसे कुछ समय पहले ही आपने देखा था नायका का आया था एक आईपीओ, हाँ या ना अमर? इंटरनेट कनेक्ट कर देना। So initially, Nykaa was a private company which got converted into a public company, and then this public company came up with an IPO, जहां पे Nykaa ने क्या किया, अपने शेयर्स इशू किए और इसी शेयर्स से रेस किए बहुत सारे फंड्स। ये जो है ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, या ये चीज जो है पार्टनरशिप फर्म, HUF या सोल प्रोप्राइटरीशिप नहीं कर सकता है। अगर आपको पब्लिक इशू करना है आपको होना पड़ेगा एक पब्लिक कंपनी। यस और नो गाइस? और ये हमने इस जमाने में रिसेंटली आपने देखा है कितने सारे कंपनीज का IPO आया है। क्या आप कुछ एग्जांपल्स मुझे दे सकते हो? LIC, वेरी गुड, कुछ महीने पहले ही आया, 4-5 महीने पहले। और पेटीएम, और एक है फूड चेन, यस, जोमैटो। और अगर हम कॉस्मेटिक्स और फैशन देखें तो नायका का आया था एक IPO। इन कंपनीज ने क्या किया, तो फाल्गुनी जी जो है, जो इस कंपनी के प्रमोटर है, डायरेक्टर है एंड ऑफ कोर्स शेयर होल्डर भी है, उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइवेट कंपनी को कर दिया एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट और फिर वो लेके आ गई एक IPO। इनफैक्ट वन ऑफ द फीमेल बिजनेस वुमेन में उसने अपनी कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाया। ठीक है, ये एयरटेल किसका है ये वाला? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है शायद। लैपटॉप में, हाँ, संभालो अपने आप को। ये देखिए, ब्यूटी कॉस्मेटिक। ओके, ये आप स्टोरी सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई एंड हाउ इट केम अप विद एन IPO। सुन लो पहले आप। नायका को कौन नहीं जानता। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड वेलनेस की फील्ड में ये कंपनी टॉप पर आती है। एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि नायका एक ऑनलाइन रिटेलर चेन है जो कि आज की इंडिया के घर घर में फैली हुई है। और नायका के नाम से ही पहचान मिली फाल्गुनी नायर को, जो कि नायका की CEO है।
एंड आज की इस वीडियो में मैं फाल्गुनी नायर की ही जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ, जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया सेकेंड रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन के तौर पे होने जा रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। नायका की फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई शहर के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिताजी की खुद की एक बियरिंग कंपनी थी। उन्होंने द न्यू इरा स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की और फिर IIM अहमदाबाद से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मई 1987 में अपने साथी IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे संजय नायर से उन्होंने शादी कर ली। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फाल्गुनी नायर ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी में 18 साल तक इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे ओहदे वाली नौकरी थी, पर वो कहीं न कहीं अपने काम से खुश नहीं थी। उनका सपना कुछ अलग करने का था, दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का था। अपने इसी जज्बे और जोश के साथ 2012 में 50 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। फाल्गुनी नायर ने नौकरी छोड़ने के बाद अपना कुछ करने की ठान ली, पर खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और साल 2012 में ब्यूटी ई-कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नायका.com की शुरुआत की। उन्होंने सारी मुश्किलों के बावजूद भी ब्यूटी एंड वेलनेस एरिया में अपनी पहचान बनाने की सोची, जिसमें पहले से ही लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। उनका मानना था कि फैशन इंडिया में एक उभरता हुआ मार्केट है और वो इसमें कुछ नया कर दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ब्रांड नेम नायका संस्कृत के एक वर्ड नायका से लिया गया है, जिसका मतलब है वन इन द स्पॉटलाइट, मतलब एक जगह पर। नायका का टैगलाइन है योर ब्यूटी आवर पैशन। शुरुआत में फाल्गुनी ने यूटीवी के मालिक रोनी स्क्रीवाला और PVR के मालिक अजय बिजली से मदद ली। इसके बाद मार्च 2020 में नायका ने स्ट्रीट व्यू कैपिटल से 100 करोड़ की फंड रेजिंग की। अक्टूबर 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड कैटरीना कैफ ने एज ए सेकेंडरी फंडिंग इसमें इन्वेस्टमेंट किया। फाल्गुनी नायर ने दिन रात एक करके जमकर मेहनत की और आज के समय में नायका.com ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र में जाना माना ब्रांड बन चुका है। आज नायका.com पर नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड के 7 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में देश में 34 सिटीज में नायका के 70 स्टोर्स खुल चुके हैं। फोर्ब्स की जानकारी के हिसाब से नायका.com की वेबसाइट और ऐप पर हर महीने लगभग 60 मिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। करेंटली नायका के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर है। 2017 में बिजनेस टुडे ने नायका.com के CEO फाल्गुनी नायर को देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक का टाइटल दिया था। 2017 में ही फाल्गुनी नायर ने इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स 2017 में वुमेन अहेड की पुरस्कार भी जीता। अभी नायका का करंट इवैल्यूएशन $1.8 बिलियन है और नायका 2022 तक में नायका की IPO लॉन्च करने की अपनी प्लानिंग बना रही है और अब उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया सेकेंड रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन के तौर पे होने जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक गौरवशाली मोमेंट होगा और इंडिया की तमाम लड़कियों और औरत को कुछ अलग करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचो बट स्टार्ट छोटे से करो, ये कहना है नायका के CEO फाल्गुनी नायर का। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नायका। तो अगर आप देखते हो, नायका में इनिशियली दिस कंपनी स्टार्टेड एज अ प्राइवेट कंपनी, कुछ प्राइवेट फंडिंग ली गई, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी केम अप फॉर एन IPO। बट IPO में आने के पहले इस कंपनी ने अपने आप को पहले प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट कराया, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट कराया। और अगर हम करंट इन्वेस्टर्स देखते हैं इस कंपनी के, तो करंट इन्वेस्टर्स में ऑफ कोर्स Falguni and her husband hold majority of the shares of the company, but along with them there are other people who have also invested in the company। और बहुत सारे लोग जो है, आम जनता, आपके और मेरे जैसे लोग जो है, वो लोगों ने इस कंपनी के खरीदे हुए हैं शेयर्स। फाल्गुनी नायर जो है ऑफ कोर्स इस कंपनी की प्रमोटर तो है,
क्योंकि उन्हीं को इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया आया. बट अलोंग विद दैट शी इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स and she is also one of the major shareholders of this particular company. कौन प्रमोटर होता है, कौन शेयर होल्डर होता है और कौन डायरेक्टर होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं अब. बट सबसे पहले इनको समझना तो सेकेंडरी है. पहले ये समझ ले व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, क्योंकि इसी कंपनी शब्द से एसोसिएटेड ये सारे शब्द है. प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मेंबर, कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक. कंपनी क्या होती है? देखो, जैसे मैं आपको सवाल पूछती हूं मोबाइल फोन क्या होता है, तो मोबाइल फोन क्या होता है इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई विल से डिफाइन अ मोबाइल फोन. एक सेंटेंस में डिफाइन करो कि मोबाइल फोन क्या होता है. तो डिफाइन करना इज रियली डिफिकल्ट. बट हाँ, आप मुझे ये जरूर कह सकते हो, हाँ मैम मोबाइल फोन वो गैजेट है जिससे आप किसी से बात कर सकते हो या किसी का कॉल रिसीव कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, किसी को मैसेज भेज सकते हो, किसी का मैसेज जो है वो पढ़ सकते हो. उतना ही नहीं मैम, आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो, आप कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशन के द्वारा लेक्चर्स देख सकते हो, आप मेल्स भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो. मैम अगर आपको फिजिकल वॉलेट कैरी करने में डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ई वॉलेट बाय वे ऑफ गूगल पे या पेटीएम भी डाउनलोड करके मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक पेमेंट और रिसीव पेमेंट्स. अरे हाँ है ना. अगर आप बोर हो रहे हो, आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस लाइक वी हैव नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार. तो ये सारे फीचर्स जिस गैजेट में होते हैं उस गैजेट को हम कहते हैं अ मोबाइल फोन. वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछे या लॉ मेकर से पूछे कि बताओ कंपनी क्या होती है, तो लॉ मेकर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी को एक सेंटेंस में डिफाइन करना. और एग्जैक्टली वही हुआ जब हम कंपनीज एक्ट 2013 देखते हैं और इसी कंपनीज एक्ट 2013 में हम कंपनी ये शब्द की डेफिनेशन देखते हैं. तो कंपनीज एक्ट कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी. इसे मोबाइल मतलब क्या मैम? मोबाइल मतलब मोबाइल, ऐसा मत पूछो. मोबाइल मतलब मोबाइल मैम. वैसे ही लॉ मेकर के सामने भी वही सिचुएशन आ गई. लॉ मेकर ने कह दिया कंपनी मतलब क्या? कंपनी मींस कंपनी मैम. मतलब क्या पूछ रहे हो, कंपनी मतलब क्या? कंपनी मतलब कंपनी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते. तो अब अगर आपको समझना है कि कंपनी मतलब क्या, आपको पहले ये समझना होगा कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं. और ये सारे फीचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे करके अब मैं आपको सिखाना चाहती हूं सारे फीचर्स, और फिर फीचर्स के बाद वी विल अगेन कम डाउन टू द डेफिनेशन इन डिटेल. सबसे पहला फीचर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबल. देखो, आपने कंपनी के नाम सुना है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड? सुना है या नहीं? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ओनली विद 2 people, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. कल मैं क्लासिफिकेशन कराने वाली हूं प्राइवेट और पब्लिक का, तब मैं फ्लिपकार्ट के केस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं. तो अर्लियर अर्लियर माय डियर फ्रेंड्स, अर्लियर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब 2 ही लोग इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते थे, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स थे और वही 2 डायरेक्टर्स भी थे और वही 2 इस कंपनी के प्रमोटर्स भी है जिनको आइडिया आया था ऐसा कुछ ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाने का. बट आज अगर मैं करंट होल्डिंग देखती हूं फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की, माय डियर फ्रेंड्स, करंट होल्डिंग ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में आज के जमाने में तो पहली बात तो सचिन बंसल शेयर्स होल्ड ही नहीं कर रहे. वॉलमार्ट ही
फ्लिपकार्ट के 72% शेयर्स होल्ड कर रहा है। आप अगर देख रहे हो बिन्नी बंसल, आपको दिख रहा है ये बिन्नी बंसल ओनली होल्ड्स 2.4। कहा पहले 50% था और आज क्या हो गया? मतलब क्या इन्होंने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर किए हैं? क्या कंपनीज के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? और ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के आपको दिया बिकॉज दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट माय डियर फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। कितना इजी होता है शेयर्स को ट्रांसफर करना, उतना इजी पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में आप सोचो दो ही मेंबर्स है, दो ही पार्टनर्स है, एक बंदा अगर शेयर्स बेचेगा तो एक अकेला बंदा पार्टनरशिप थोड़ी ना कंटिन्यू कर पाएगा, हाँ है ना? बट ऐसा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। सबसे बड़ा फीचर ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ऑफ कोर्स यस, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आप खुद आपके आंखों के सामने देख लीजिए, सचिन बंसल यहां पे लिस्ट में है ही नहीं, उनके सारे शेयर्स किसी और ने ले लिए। और बिन्नी बंसल के भी जहां 50% इनिशियली शेयर्स थे, अब वो रिड्यूस होते होते हो गया है टू 2.4%। In a company form of organization, there is transferability of shares. There is what? Come on, tell me. Transferability of shares. Second, ownership is separated from the management. जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ओनर्स होते हैं हमारे मेंबर्स, और मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है टू द डायरेक्टर्स। These directors participate into the day-to-day activities. These directors participate into the day-to-day activities. और शेयर होल्डर पैसा देंगे, साल भर डायरेक्टर्स इस पैसे को इस्तेमाल करके बिजनेस करेंगे, और साल भर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो दिया जाएगा टू द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो ओनर्स अलग, मैनेजर्स अलग। ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर्स। और मैनेजर्स कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। यस और नो गाइस? देन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या होता है बोलो तो? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? परपेचुअल मतलब होता है कंटिन्यूअस, सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। इनफैक्ट जन्मों जन्मों तक, युगों तक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस वैसा ही रहता है जैसा था। देखो कुछ समय पहले ही आपने देखा था दैट इन इंडिया वी लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीए, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। ही हैड few years back incorporated an airline company. Yes, very good. आप लोग कितने होशियार हो यार। अकासा एयर। एक काम करती हूँ, उसका विकी लिंक खोलती हूँ। अगर आप इस एयरलाइन के बारे में सर्च करोगे, one of the investors of Akasa Air is Mr. राकेश झुनझुनवाला। आज वो नहीं है, बट क्या आज कंपनी है या नहीं है? मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। उससे इन लोगों का कोई भी लेना देना
नहीं है। यस और नो गाइस? ये देखो, ये सेंटेंस देखो। इन जुलाई 2021 द इंडियन बिलियनियर ट्रेडर, आई ऑल्सो कॉल हिम, मतलब मैं तो उनके नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगाती हूँ, CA राकेश झुनझुनवाला, because that's a proud moment for every chartered accountant. He had invested $35 million in this company and he got a stake of how much? 40% in the company. मतलब क्या वो 40% होल्डिंग रख रहे इस कंपनी में? आज वो नहीं रहे, बट आज क्या कंपनी है? मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी रहेगी? वो चले गए एंड इनफैक्ट ही हैड 40% स्टेक। क्या उससे हमने कंपनी को भी डिसॉल्व कर लिया? बोलो ना, ये कंपनी अभी भी है या नहीं है? आकाशा एयर अभी भी है या नहीं है? है। मतलब उनके रहने से या ना रहने से इस कंपनी का डिसोल्यूशन अफेक्ट नहीं हुआ है। इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ऑफ कोर्स यस, उनके शेयर्स जो है उनके लीगल हेयर्स को चले गए और वो कंपनी के मेंबर बन गए, वो अलग बात है, बट उनकी डेथ से कंपनी के स्टेटस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। देखो, पहला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, दूसरा पॉइंट है ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, तीसरा फीचर जो होता है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। देन कॉमन सील। कंपनी आप बताओ आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल ना, फिक्टिशियस नहीं। फिक्टिशियस मतलब समथिंग दैट इज इमेजिनरी, काल्पनिक। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट हैज अ सेपरेट स्टेटस एंड इट हैज पावर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने नाम पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, अपने नाम पे एसेट्स बाय कर सकती है, अपने नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर सकती है। इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू इन इट्स ओन नेम। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, कंसेंट के लिए क्या हमें साइन करना जरूरी है? बट दिक्कत ये आ जाती है, कंपनी तो है आर्टिफिशियल पर्सन, उसके तो आपके और मेरे जैसे हाथ या पैर है नहीं कि अंगूठा लगा दिया या साइन कर लिया। तो अब इसी चीज के लिए हमने कहा है दैट इफ अ कंपनी विशेस टू, इट कैन हैव अ कॉमन सील। It can have a common seal, and this common seal, it's not mandatory, it is optional. क्योंकि फाइनली कॉमन सील अफिक्स करने वाले बंदे कौन है? डायरेक्टर्स ही तो है। तो या तो आप कॉमन सील अफिक्स करो, या तो 2 डायरेक्टर्स साइन कर लो, या तो 1 डायरेक्टर विथ अ कंपनी सेक्रेटरी can sign the document and it will be considered as if the company has signed that document. See, this picture that you can see over here is nothing but it is a common seal. This is a common seal. See this. This is a common seal. और आप पेपर को यहां पे अंदर डालते हो and then you just press this, तो एक इंप्रेशन आ जाता है। स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प, स्टैम्प तो इंक वाला होता है। मैं स्टैम्प की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसकी बात कर रही हूं? कॉमन सील। स्कूल में बचपन में हम लोग वो 5 रुपए का कॉइन लेते थे, पेपर रखते थे और पेंसिल से ऐसे ऐसे करते थे। किया है किसी ने बचपन में वो? हाँ, ठीक है। तो वो इंप्रेशन कैसा आ जाता था? वैसा ही इंप्रेशन यहाँ पे आता है। वहां पे हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग एनी इंक नॉर पेंसिल, नथिंग। इट जस्ट एक्ट्स एज एन इंप्रेशन ऑन द पेपर। ऐसा कुछ दिखता है फिर वो। दिस इज इंकलेस, दिस इज नोन एज द कॉमन सील। क्या बोलते बोलो तो? कॉमन सील। इट्स लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जहां जहां ये लगा होगा, माना जाएगा कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट दिया है। ओके, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? यस, वेरी गुड।
फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है शेयर कैपिटल. क्या होता है? धीरे थोड़ा करके लोग पैसा डालते हैं और यही पैसा जो है बहुत बन जाता है. जैसे कि 10-10 रुपए 10 लाख लोगों ने दिए, ये कितना बन गया? 1 करोड़. 1 करोड़. अब देखो 1 करोड़ जो है मैंने अकेले ने नहीं दिया है या आपने अकेले ने नहीं दिया है. हो सकता है मैंने 50,000 दिए, तो मैं कहूंगी वो 1 करोड़ में से 50,000 मेरा है. आप कहोगे वो 1 करोड़ में से 5 लाख मेरा है. ये कहेंगे वो 1 करोड़ में से 10 लाख मेरा है. I share 50,000. He shares 1 lakh. He shares 5 lakhs. She shares 10 lakh rupees. अब ऐसे ही करके थोड़ा कैपिटल हम सब शेयर कर रहे हैं और इसी कैपिटल को कहते हैं एज द शेयर कैपिटल. इसी कैपिटल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वापस से बोलो तो. इसी कैपिटल को कहते हैं एज द शेयर कैपिटल बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय एवरीवन. और एक इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनफैक्ट, इज लिमिटेड लायबिलिटी. कोई मुझे बता सकता है? हैंड रेस करके आपको जवाब देना है, ठीक है? हैंड रेस करके जो सही जवाब देगा उसको ये कैडबरी. सवाल तो पूछना दो. हाँ, तो लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है, कंपनी की या मेंबर्स की? ऐसे मत करो यार, हैंड रेस करके बोलने बोला था ना मैंने आपको. अब सबके लिए तो आज नहीं लाइए, कल परसों में दूंगी, बट अभी ठीक है. बोलो लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. It's not the liability of the company that is limited. It is the liability of the. अच्छा चलो मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताओ कितने हद तक liability limited होती है. इस सवाल का जवाब अभी उसने हैंड रेस किया, उसको मौका देने तो बोलो. नहीं तो कितना? अगर कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स तो कितना? अरे बोलने दो उसको, बोलने दो. लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? आप बोलो बेटा. वेरी गुड. अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. खड़े रहो. यहां से मुझे बताओ अगर कंपनी लिमिटेड बाय मेमोरेंडम है. रेज योर हैंड फर्स्ट. कौन रेज कर रहा है? अच्छा आप बताइए. वेरी गुड. और एक मुझे सवाल चाहिए यहां से. आप खड़े रहना बेटा, खड़े रहो. अगर अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी, तो मेंबर्स की लायबिलिटी बताओ. इसने हैंड रेज किया सबसे पहले. ओके, द शॉर्टफॉल ऑफ द एसेट्स टू रीपे द लायबिलिटीज. क्या नाम है बेटा आपका? कशिश. कहां से हो आप? कशिश के लिए जोरदार तालियां हैदराबाद से. आ जाइए बेटा ऊपर. आपका नाम क्या है बेटा? सॉरी, हिमांशु कुमार. कहां से हो आप? पटना से, बिहार. प्लीज हिमांशु कुमार के लिए जोरदार तालियां. आ जाइए स्टेज पे. और आपका नाम बेटा? सताक्षी. कहां से हो आप बेटा? एमपी से, मध्य प्रदेश से. क्या बात है, आ जाइए मध्य प्रदेश. जोरदार तालियां इन सब लोगों के लिए यार, कम ऑन. वेरी गुड. और एक दो सवाल मैं पूछने वाली हूं, आप बैठ सकते हो. थैंक यू. सताक्षी जी आ जाइए. सो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. मोस्ट वेलकम. कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. और वो भी डिपेंड करता है अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट जो लिखा होता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है तो इस कंपनी में वैसे तो हम कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, बट दिस लायबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप एंड इट विल अराइज इफ the assets are falling short to repay the liabilities.
इसके बारे में हम लोग चर्चा में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं व्हेन आई विल टीच यू द टाइप्स ऑफ कंपनीज. बट यहां पे हम फीचर्स देख रहे हैं. फीचर्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड. और एक और आखिरी इंपॉर्टेंट फीचर इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, सबका अलग अलग स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ. सबका अलग अलग स्टेटस होता है. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था. पार्टनर्स मतलब ही फर्म और फर्म मतलब ही पार्टनर्स. बट यहां पे ऐसा नहीं होता है. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. हाँ, इनफैक्ट आप लोगों ने कुछ केसेस भी देखे होंगे. क्या आप लोगों ने देखा है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस? हाँ है ना? यहां पे क्या हुआ था? Mr. Salomon, I'll just revise it. Have you all done this in foundation? Yes. So this is just a revision, okay? Nothing new has been taught till now. Salomon was carrying on the business of manufacturing boots as a sole proprietor. As a sole proprietor. But now what he did is, he incorporated a public company. He incorporated a public company. And he sold his sole proprietorship to the public company. अच्छा, public company को incorporate करने के लिए कितने लोग लगते हैं? Minimum members 7 और minimum directors 3. अब वो अकेले थे. वो अकेले तो क्या public company incorporate कर सकते हैं? नहीं. तो उन्होंने क्या किया? वो along with his wife, he had a daughter and he has 4 sons. 7 members हो गए. फैमिली का पूरा उपयोग किया. और ऐसे करके he incorporated a public company. Of course, yes, he along with 2 sons also became the directors of the company. कैसा हो सकता है? एक ही बंदा मेंबर भी है, एक ही बंदा डायरेक्टर भी है. अरे फाल्गुनी को देख लीजिए आप. She was and she is the promoter of Nykaa, is also one of the shareholders and is also one of the directors. ऐसे करके इन्होंने पब्लिक कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर ली. कंपनी को बट और पैसे चाहिए थे और इसीलिए कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर्स इशू किए. किसने इशू किए डिबेंचर्स? कंपनी ने. किसने इशू किए डिबेंचर्स? और ये सारे के सारे डिबेंचर्स ना सैलोमन ने खुद ने खरीद लिए. सो बेसिकली नाउ सैलोमन ऑल्सो बिकेम द डिबेंचर होल्डर, मतलब creditor of the company. He also became the creditor of the company. Yes or no guys? अब देखो, एक इंसान है, मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है. अरे आप लोग भी तो कितने सारे मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हो. You are somebody's daughter, somebody's sister, somebody's friend, somebody's student. Yes or no guys? So even you all are playing multiple रोल्स. वैसे यहां पे सैलोमन भी जो है मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे थे. डायरेक्टर भी थे, शेयर होल्डर भी थे और अब क्या बन गए? डिबेंचर होल्डर भी बन गए हैं. क्या बन गए? डिबेंचर होल्डर भी बन गए हैं. एंड दीज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड डिबेंचर्स. इन डिबेंचर्स का वर्थ था कुछ 10,000 pounds. It's a British case law and that is why the figures are in pounds. But unfortunately, कुछ समय बाद the company went into winding up because it was declared insolvent by the court of law. ये हमारे सैलोमन जी रो रहे बेचारे. देखो आंखों में आंसू गिर रहे. देखो देखो अच्छे से गौर से देखो. रो रहे हैं उन्होंने कि उनकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की गई. इंसॉल्वेंट मतलब एसेट्स हो गई है कम और लायबिलिटीज हो गई है.
और जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है ना, अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, और यही लिक्विडेटर एसेट्स बेच के लायबिलिटीज को रीपे करता है। अब सैलोमन के हाथ में कुछ नहीं है। लिक्विडेटर ने जब एसेट्स और लायबिलिटीज का पता किया तो ये कुछ पोजीशन नजर आई, सारी की सारी एसेट्स मिला के 6050 पाउंड्स, और लायबिलिटीज में से दो कैटेगरी थी, एक सिक्योर्ड डिबेंचर 10,000 पाउंड्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 8,000 पाउंड्स। ये लिक्विडेटर ने क्या किया, एसेट्स दे दी टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये सारे हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। इन्होंने लिक्विडेटर से पैसा मांग लिया, कहा सैलोमन को मत दो पैसा, बड़ा ही चालाक बंदा है, खुद अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, हमसे पैसा ले लिया, और अब जब वाइंड अप हो रहा है बोल रहा है पैसे दो पैसे दो। इसको पैसा देना नहीं है, हमको पैसा देना है। ऐसा कौन कह रहा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसा कह रहे हैं। तो दे दिया इस लिक्विडेटर ने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, और जैसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ये पैसा गया, बाकी के लोगों ने, मतलब ये सैलोमन आ गए, मिस्टर सैलोमन, और कहा नो नो जज साहब देखो मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसे करके सैलोमन ने केस फाइल किया और कहा मेरे साथ गलत हो रहा है, ये पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं बट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आई एम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। हे जज साहब मैं अलग, कंपनी अलग, ये जो पैसा मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए एज एन अनसिक्योर्ड, सॉरी एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। आई वाज जस्ट चेकिंग योर कंसंट्रेशन। एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अरे एज अ शेयर होल्डर तो मैंने भी सब खोया है, एज अ शेयर होल्डर मैंने भी सब कुछ खोया है। ये जो पैसे मैं डिमांड कर रहा हूं वो एज अ शेयर होल्डर नहीं, बल्कि डिमांड कर रहा हूं एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, एज द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसको पैसा मिलना चाहिए, सैलोमन को या बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को? और वही डिसीजन हुआ और कहा गया कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और सैलोमन अलग है, अलग है, अलग है फ्रॉम द कंपनी दैट ही हैज क्रिएटेड। और ये जो पैसा हम सैलोमन को दे रहे हैं वो एज अ शेयर होल्डर नहीं दे रहे, एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूं आप लोग सब एक आवाज में ये डिसीजन ऑफ द कोर्ट रीड करें। कम ऑन टुगेदर नाउ, चलो। द कोर्ट हेल्ड दैट fulfilling all the legal requirements. वेरी गुड। सो बेसिकली यहां पे हुआ क्या है, यहां पे हमने कहा है सैलोमन अलग है फ्रॉम द कंपनी दैट ही हैज इनकॉर्पोरेटेड। यस और नो गाइज? सो यस, दिस वाज देयर इन फाउंडेशन. इट्स जस्ट अ रिविजन बिकॉज आई एम टीचिंग यू ऑल द फीचर्स. दूसरा और एक केस लॉ आपने देखा होगा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. देखा है ये केस लॉ? ओके, जिन्होंने नहीं देखा है दिस इज स्पेशली फॉर ऑल. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी का नाम है, सॉरी केस लॉ का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. ओके, इट वाज एन एयर फार्मिंग कंपनी. एयर फार्मिंग मतलब क्या, मॉडर्न टेक्निक से हम लोग फार्मिंग कर रहे थे. जैसे कि आपको वो पिक्चर में नजर आ रहा है, हम लोग चार्टर्ड प्लेन्स के तहत फार्म्स पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं. हम लोग इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड से फर्टिलाइजर्स डालते हैं. यहां पे वी आर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. एयर फार्मिंग उसको कहते हैं. एयर फार्मिंग बिकॉज वी आर यूजिंग द एरोप्लेन टू स्प्रिंकल द फर्टिलाइजर्स ऑन द क्रॉप्स. सो ली and his friends incorporated a company in the name of Lee Air Farming. In the name of
ली एयर फार्मिंग। और इसी कंपनी में क्या हुआ था, ये ली जो है ऑल्सो वॉज अ क्वालिफाइड पायलट एंड दैट इज वाई he was playing 3 roles. One as a shareholder, he was also one of the directors, and he was also a qualified pilot, and he was piloting for the company. He was piloting for the company. Okay. Unfortunately, one day, Mr. Lee died while piloting the company's aircraft. शांत हो गए मिस्टर ली। नाउ देर इज एन एक्ट, वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट। तो उनकी जो वाइफ थी मिसेस ली, शी क्लेम्ड द कॉम्पेंसेशन बिकॉज हिज मतलब हर हस्बैंड डाइड वाइल पायलटिंग फॉर द कंपनीज एयरक्राफ्ट, और इसलिए उन्होंने क्या डिमांड किया, कॉम्पेंसेशन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। तो काम करते करते अगर कोई एम्प्लॉय शांत हो जाता है तो उसको ये कॉम्पेंसेशन मिलता है अंडर द वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट। कुछ आई क्या बात समझ में, हाँ या ना? सो शी डिमांडेड दिस कॉम्पेंसेशन। कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने कहा नो नो मिसेस ली, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, आपके पति तो ये कंपनी के मालिक है, वर्कमैन थोड़ी ना है। देखो, या तो आप एम्प्लॉयर हो सकते हो या तो आप एम्प्लॉई हो सकते हो, आप दोनों थोड़ी ना हो सकते हो। दोनों हो सकते हो क्या? हाँ, कैसे बोल रहे हो, बताओ मुझे कैसे पॉसिबल है? या तो आप कोई बिजनेस को ओन करोगे, कैसे बताओ बताओ। सो इफ आई एम वर्किंग तो, बट हमारा, सुनो ना मेरी बात। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सुनो मेरी बात। मिसकंसेप्शन है, ठीक है, मैं और चर्चा करूंगी इसके बारे में, मुझे लगा आपको पता होगा। सपोज आपके पापा की किराना की दुकान है और आपके पापा किराना की दुकान में बैठते हैं। हो सकता है नहीं भरोसा आता है स्टाफ के ऊपर तो बैठते हैं दुकान पे। तो जब पापा दुकान पे बैठते हैं ना, और वो काम भी कर लेते हैं, पापा ऐसा नहीं है सिर्फ मालिक की तरह बैठे हैं कुर्सी पे, काम भी कर रहे हैं। स्टाफ नहीं है, लंच पे गया है, पापा ही सामान दे रहे हैं, हिसाब किताब पापा ही देखते हैं, पैसे बैंक में पापा ही डिपॉजिट करते हैं। बट पापा ये जो काम कर रहे हैं ना, वो एज एन एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉयर, मालिक की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल सर और मैं काम कर रहे हैं, हम काम एम्प्लॉय की तरह नहीं कर रहे, मालिक की तरह काम कर रहे हैं। मालिक बन जाना मतलब ऐसा नहीं होता कुर्सी पे बैठ के आराम करना। खड़े खड़े देखो कितना काम कर रहे हैं हम लोग, 4-4 लेक्चर्स दिन में ले रहे हैं वही एनर्जी के साथ। तो ऐसा जरूरी नहीं होता आप मालिक हो मतलब आप कुर्सी पे बैठे हो। यू कैन ऑल्सो वर्क, बट नाउ यू आर वर्किंग एज एन ओनर। ईदर यू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, और यू वर्क फॉर समबडी एल्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। कुछ समझ में आया? गुड, समझदार को इशारा काफी है। तो अब देखो, काम तो करना ही है भाई। तो यहां पे या तो आप एम्प्लॉयर होते हो या तो आप एम्प्लॉय होते हो, आप दोनों नहीं हो सकते हो। ये जो कंपनी है वो कह रही है मिसेस ली को, मिसेस ली को। अब मैं यहां पे कंपनी की बात कर रही हूं। वहां पे मैंने जो पापा का एग्जाम्पल दिया था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, जहां पे पापा मालिक है और वो मालिक की तरह काम कर रहे हैं। यहां पे मिसेस ली को कह दिया नो नो, आपको नहीं मिलेगा कॉम्पेंसेशन, आपके पति तो कंपनी के मालिक है, ओनर है, शेयर होल्डर है ना। वो कंपनी के शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो अगर आपके पति कंपनी के ओनर है मतलब वो एम्प्लॉयर है, और अगर वो काम कर भी रहे थे, मालिक की तरह काम कर रहे थे, एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहे थे, वर्कमैन की तरह काम नहीं कर रहे थे। और अगर वो वर्कमैन की तरह काम नहीं कर रहे थे ना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट ही अट्रैक्ट नहीं होता है और उनको ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा किसका स्टैंड है? कंपनी का।
अब मैं आपके पास आई हूं, सपोज आप लोग सब जज हो, मैं आपके पास आई हूं, एक है मिसेस ली जो कह रही है जज साहब मुझे मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन, माई हस्बैंड डाइड वाइल पायलटिंग फॉर द कंपनीज एयरक्राफ्ट। एक साइड पे है मिसेस ली और एक साइड पे है कंपनी। कंपनी कह रही है नो नो जज साहब, मिसेस ली को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। उनके पति अगर काम कर भी रहे थे, एज अ मालिक काम कर रहे थे, इसीलिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट मालिक के लिए नहीं होती है, एम्प्लॉइज के लिए होती है। उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। दोनों आपके आंखों के सामने खड़े हैं, आप जज हो। अब आप मुझे बताओ, एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड एंड देन गिव द आंसर। इस क्लासरूम में दूसरा माइक है क्या? देखो तो शुरू है क्या? somebody please raise your hand and give me the answer। आप अगर जज हो, बताओ मुझे, आप अगर जज हो तो आप किसके फेवर में डिसीजन लेते हैं और क्यों लेते हैं? सबसे पहले इस बच्चे ने हैंड रेस किया है, माइक ले लो ताकि वर्चुअल बच्चे भी सुन पाए, एंड वर्चुअल स्टूडेंट्स इवन यू ऑल हैव टू आंसर। वंस वी शिफ्ट टू द एप्लीकेशन आई विल बी शेयरिंग माय नंबर, तब मैं आपके वॉइस आंसर्स से आपको भी इन्वॉल्व करूंगी। राइट नाउ द लेक्चर्स आर ऑन यूट्यूब, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। बोलो बेटा। मैम वर्कमैन कंपनसेशन फंड उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एज एन ओनर काम कर रहे थे। ओके, सो यू आर इन फेवर ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट इसने एक्चुअली हैंड रेस किया था, इसलिए मैं इसको दूंगी चांस। मैम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, क्यों? बोलो क्यों? मैम क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। कौन सेपरेट है किससे? मैम कंपनी अलग है, उसके डायरेक्टर अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। ओके, हाँ तो मैम वो उस टाइम पे एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे। हाँ, एम्प्लॉय फॉर हुम? मैम फॉर द कंपनी। वेरी गुड, प्लीज क्लैप हैंड्स फॉर हिम। एंड यही जवाब है सही। क्या नाम है बेटा आपका? मैम साहिल। सॉरी, साहिल। साहिल। कहां से हो आप? मैम जयपुर। जयपुर से, राजस्थान। क्या बात है यार, आज एमपी, राजस्थान, बिहार सब जगह से है। वेरी गुड, यस। सो सी, let me tell you what has happened over here. What he said was एकदम correct। यहां पे सुनो मेरी बात, अगर इन्होंने काम किया भी है, ली ने, ये काम किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जरूर वो शेयर होल्डर है और वो कंपनी के मालिक है एज एन शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट पर्सन एज कंपेयर्ड टू द कंपनी। कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, दो अलग अलग रूल्स है। समझ में आया क्या बेटा? इट इज ओके, इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग यू नीड नॉट वरी। आपने यहां पे जवाब दिया है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहती हूं आप लोग सब एक बार इसके लिए तालियां बजा दें यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्लास के सामने खड़े होके जवाब देना इन इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। और आज इसने यहां पे गलती की है, वो सुधर गया है। यही गलती अगर वो 3 घंटे के एग्जामिनेशन में करता ना, उसको 6 महीने लग जाते। नहीं आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है जवाब देना। आपका जवाब चाहे सही हो या गलत हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यू ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पे गलती कर दी ना, चलेगा, मैं कोई आपको मारूंगी नहीं या चिल्लाऊंगी नहीं या आपके ऊपर कुछ इंप्रेशन मेरा नहीं बनेगा। आई विल जस्ट बी मोर एंड हैप्पी दैट एटलीस्ट यू हैव द करेज एंड कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अप एंड गिव द आंसर इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। वही अपने आप में एक बड़ी जीत है। और यहां पे गलती कर ली चलेगा, एग्जामिनेशन में गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। समय का समय तो जाएगा, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। एटलीस्ट 50,000 की सैलरी होगी सीए बनने के बाद। 6 महीने से अगर आप लेट सीए बनोगे मतलब 3 लाख। 3 लाख में ये बाइक खरीद सकता था जिसको कब से उसको खरीदने का सपना था, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, ओके। बट जो भी है, या से आईफोन और आई वॉच खरीदना था इसको, जो कब से इसका सपना था, वो चूर चूर हो जाता अगर वो आज जवाब नहीं देता तो। बट उसने जवाब दिया है, सही किया है उसने। और ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर मैं गलत जवाब दूंगा या दूंगी तो बाजू वाला क्या सोचेगा। बाजू वाला भी वही सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है, क्योंकि फाइनली डिग्री हमें मिलने वाली है, सपने हमारे हैं और आंसर्स भी हमारे हैं। सो प्लीज डोंट फील shy to give the answers. It's completely okay whether the answer is correct or wrong. अच्छा है तो फिर तो अच्छी बात है, क्या बात है। और अगर अच्छा ना भी है,
या गलत भी है तो भी इट इज ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड। और कुछ नहीं तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी, जो चाहिए आज के जमाने में। सीए तो हर कोई बनने वाला है, बट किसी की 50,000 की सैलरी होगी तो किसी की 2 लाख की होगी तो किसी की 5 लाख की होगी। सीए की एग्जाम तो वही सभी ने क्लियर की है। डिफरेंशियल फैक्टर इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। सो दीज थिंग्स रियली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एज अ सीए स्टूडेंट, मैं आपको सच बात आज बताना चाहती हूँ, एज अ सीए स्टूडेंट व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, आई बिकेम अ मेंबर ऑफ द विकासा कमिटी। विकासा कमिटी होती है ना स्टूडेंट्स की, कुछ पता है या वो भी नहीं पता आपको? इंस्टीट्यूट जो होता है ना, उसके 5 विंग्स होते हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो वेस्टर्न, क्योंकि हम महाराष्ट्र से है, पुणे से है, सो वी आर बिलोंगिंग टू द वेस्टर्न कमिटी जिसका नाम है विकासा। मैं विकासा की स्टूडेंट कमिटी की हेड थी, ओके। और बहुत सालों बाद हमने फर्स्ट टाइम पुणे में 2009 में नेशनल कन्वेंशन लाया था, and we had 1000 students who participated in the national convention। और उसकी हेड थी मैं, कमिटी मेंबर की हेड थी मैं। कल्चरल प्रोग्राम मैंने होस्ट किए, टेक्निकल प्रोग्राम्स मैंने होस्ट किए, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एज अ सीए स्टूडेंट कि मैंने माइक को पकड़ा था। एंड बिलीव मी, मतलब भगवान कसम, उस दिन जो मैंने माइक पकड़ा, आज तक मैंने माइक को छोड़ा नहीं है। सो दैट वाज द इवेंट which actually turned my life। नहीं तो पहले मैं आप लोगों जैसे ऐसे एकदम शाय सी बंदी थी, आती थी चुपचाप इज्जत में क्लास में बैठती थी, सुनती थी, निकल जाती थी, किसी से कुछ लेना देना नहीं। मतलब मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन और कोई नहीं हो सकता है, ऐसी व्यक्ति थी मैं। मतलब अभी भी हूं मैं। आई रियली फील शाय टू कम अप एंड गो अप टू पीपल एंड टॉक, ओके। ये बात अलग है कि यहाँ पे आप मेरा एक अलग रूप देखते होगे, बट पर्सनली आई एम नॉट लाइक दैट। आई डोंट स्पीक मच, क्योंकि पसंद ही नहीं है, पता नहीं, ज्यादा बातें करना, सुनना पसंद है, तो अच्छी बात है। सर से थैंक गॉड फॉर दैट। तो वो बात है कि उस समय से मैंने अपने आप को प्रेजेंट करना सीख लिया, और स्टेज करेज जो है मैंने अपना वहां से मिटाना शुरू कर दिया, और दिस रियली हेल्प्ड इन माय करियर। सो व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट आर ऑल्सो दीज थिंग्स अलोंग विद द बुकिश नॉलेज। देखो, हर कोई बच्चा जो सीए फाइनल पास होने वाला है वो सीए बनने वाला है, और सभी के पास यही चीजों का नॉलेज है, बट कैसे आपने अपने इस नॉलेज को पेश किया है, प्रेजेंट किया है, इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जवाब दो, गलत होता है तो भी आप कोशिश तो करो जवाब देने के लिए। मेरे क्लास में मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के बारे में सोच के रखी हुई है। जैसे रिसेंटली इन द लास्ट बैच वी कंडक्टेड अ यूथ उत्सव, जहां पे बच्चा अपने टैलेंट को पेश करेगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वी हैड अराउंड 1500 किड्स, हमारे ही सारे बच्चे थे, फाउंडेशन के और इंटर के। उनके सामने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना इन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग चैलेंज। और हमने एंकरिंग के लिए 1 नहीं 2 नहीं 20 बच्चे को एनकरेज किया था एंकरिंग करने के लिए, और धीरे धीरे करके ये इवेंट 12 घंटे के लिए चला। सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और रात के 10 बजे तक इवेंट चला, और इस पूरे 12 घंटे की इवेंट में देयर वर 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हु डिड द एंकरिंग। 2-2 घंटे के स्लॉट्स में, कुछ बीच में क्राउड में आके, कुछ फैकल्टीज के साथ हमारे साथ कुछ गेम्स खेले, कुछ हमारे मजाक उड़ाए, कुछ कर रहे थे वो, बट दे रियली डेवलप्ड दैट कॉन्फिडेंस। दिस आई वांट फ्रॉम यू ऑल। सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग इन क्लास, इट्स अबाउट दी स्मॉल एलिमेंट्स। मैंने टेस्ट तो लिए ही है, टेस्ट तो इज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए एग्जामिनेशन देने के लिए, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट क्विजेज इन द क्लास। तो वो क्विज में मैं एक लीडर बनाऊंगी, फिर हर एक बच्चे को उस ग्रुप में आंसर देने का मौका दूंगी मैं। तो उससे क्या होगा, आपका स्टेज करेज डेवलप होगा और वो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप पूरे क्राउड में सही जवाब दोगे, यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न मोर एंड टू स्टडी मोर। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मैं देते रहोगे, बट मैं क्या बताती हूँ क्या होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है ना, कुछ समय के लिए ही इंपैक्ट करता है। आज मैं मोटिवेट करूंगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता यू विल बी ऑल चार्ज्ड अप, बट देन यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन। What is the most important is self motivation. These little things, okay,
will self motivate you to work harder and do something which is above the rest, which will make you those students who are in that 6% crowd who's going to clear the examination. And believe me, एक बार आप एग्जामिनेशन क्लियर होते हो और आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू दोगे ना, हर बेटा बाप ही है बच्चा, क्योंकि देखो 25% फाउंडेशन में क्लियर हुआ है वो और 5% इंटर में हुआ है, मतलब ही इज लाइक आइंस्टाइन का बाप ही बच्चा. बट इंटरव्यूअर कौन सा बच्चे को सिलेक्ट करेगा? वो बच्चा जिसने कॉन्फिडेंटली अपना जवाब दिया है. नॉलेज तो सभी के पास है. आप खुद जब डॉक्टर के पास जाते हो, सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, से एक डॉक्टर राम चले गए उनके पास, वो आपको फिजिकली एग्जामिन करते बोलते शायद वायरल है या शायद बाहर का खा रहे हो, क्लाइमेट चेंज हो गया है, पानी चेंज हो गया है, पेट गड़बड़ हो गई होगी, उसके वजह से बीमार हो, ये दवाई ले लो, नहीं ठीक हुआ तो 3 दिन बाद वापस आ जाना. ऐसा एक डॉक्टर है राम जो ऐसा कह रहे हैं. और एक दूसरा डॉक्टर है श्याम जो आपको डायग्नोस करते हैं और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आप टेंशन मत लो, खाने के टाइमिंग चेंज हो जाने की वजह से और पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से यू आर नॉट फीलिंग वेल, मोर देन फिजिकल इट इज मोर मेंटल, ये दवाई ले लो, रेस्ट कर लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वहां पे पेशेंट 50% ठीक हो जाता है इन द एटीट्यूड ऑफ दैट डॉक्टर कि भाई मेरे को कुछ जानलेवा बीमारी नहीं है भाई, ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा. वहीं पे डॉक्टर जो बोलता है ना जिस तरह से, उस कॉन्फिडेंस से, वो पेशेंट जो है आधा वहीं पे ठीक हो जाता है. दैट्स द डिफरेंस. डॉक्टर तो दोनों भी बने हैं, एमबीबीएस की डिग्री दोनों के पास भी है, बट उसका जो कॉन्फिडेंस था और जो एटीट्यूड था, दैट मेड द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी विथ यू ऑल ऑल्सो. और ये समय ज्यादा दूर नहीं है, 8 महीने बाद ही आपकी एग्जामिनेशन है, जिसके 1-2 महीने बाद आपका रिजल्ट है. मतलब आप समझ लो 1 साल बाद इज द टाइम व्हेन यू ऑल विल बी गिविंग इंटरव्यूज. सो हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योर नॉलेज इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. तो इसलिए जवाब दो क्लास में. ऐसा मत सोचो कि बाजू वाला या बाजू वाली क्या सोच रही है. यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. फेल होएगे तो कोई नहीं देखेगा आपके पास, ये बाजू वाली भी नहीं जिसको आप इतनी इज्जत दे रहे हो, ठीक है. सो डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. डू ऑल दीज थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ. फाइनली एट द एंड एक ही चीज आपके साथ हमेशा रहने वाली है और वो है आपकी डिग्री. बाकी लोगों का पता नहीं, बाकी चीजों का भी पता नहीं. कितनी चीजें ऑब्जेक्टिव चीजें जो है, मटीरियल चीजें, कौन सी चीज आज है नहीं है कल, या लोग भी आज है नहीं है इंसान कल, कुछ भरोसा नहीं है. हो सकता है आपका सपोर्टर भी है बट कुछ अनहोनी हो गई, इंसान ही नहीं रहा वो, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग नॉर एनी पर्सन. Only thing that is going to be till the last day of your life is your degree and your career and the goodwill and the name that you have created for yourself. So you really need to work for it, and these small things will really make a difference. छोटी छोटी चीजें, ये जो आप क्लास में जवाब दे रहे हो, क्लास में खड़े होके आप एटलीस्ट बोल पा रहे हो, will really make a difference. और ये करना चाहिए आपको. अगर अपॉर्चुनिटी मिली है आपको इसका फायदा उठाना चाहिए. इट विल मेक अ डिफरेंस नॉट टुडे बट 4 महीने बाद जब मैं आपको देखूंगी ना, मैं आपको बोल पाऊंगी देखो आप कैसे आए थे और आप कैसे जा रहे हो क्लास के बाद. आप खुद देखना आपका डिफरेंस, है ना. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, जवाब दोगे ना क्लास में? वेरी गुड. चलो तो देखो ये ही था वो डिसीजन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. सब लोग साथ में रीड करेंगे. नाउ कम ऑन, चलो. द कोर्ट हेल्ड दैट separate person from the company that he has formed. Thus, there was a valid contract of service between Lee and the company. As Lee was skilled. So she was entitled for the compensation. ये केस लॉ का नाम क्या है बोलो तो? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग. और एक लास्ट केस है गुजार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. देयर वाज अ टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर वाज दिस लेडी मिसेस गुजार
who had purchased the shares of this company. साल भर इस कंपनी ने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट दिया टू द मेंबर्स बाय द वे ऑफ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ। तो इस मोहतरमा को भी कुछ डिविडेंड मिला। ओके, शी रिसीव डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स दैट शी हैड परचेस्ड। अब देखो, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आई, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 40% जो डिविडेंड इनकम है उसको टैक्सेबल ट्रीट किया और कहा 60% इज एग्रीकल्चरल इनकम which is not liable for taxes. You all know ना, agricultural income is exempt from taxes. तो अब मैं आपको कुछ इनकम टैक्स का छोटा सा प्रोविजन बताना चाहती हूँ which is relevant for this case law. बाकी तो पूजा मैम एक्सपर्ट है ही। देखो, कुछ कुछ कंपनीज होती है, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिनकी एक्टिविटीज में दोनों चीजें होती है, एग्रीकल्चरल एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे जो कॉफी आप पीते हो, जो पाउडर्ड कॉफी होती है, ऐसा नहीं होता है पाउडर्ड कॉफी खेत में मिल ली और डाल दिया दूध में। कॉफी के प्लांट्स होते हैं, उन कॉफी प्लांट्स में कॉफी के फ्लावर्स होते हैं, बीन्स जिनसे बनते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर वो कॉफी का पाउडर बनता है जिसको हम दूध में मिलाकर कॉफी की तरह लेते हैं। सो बेसिकली यहां पे देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ एक्टिविटीज, देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ द एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल ऑल्सो, प्लांट को ग्रो करना, उसका ख्याल रखना, और वो मतलब बेसिकली फ्लावर को प्लक करके फिर फैक्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वैसा ही टी के लिए होता है, चाय पत्ती, और वैसे ही रबर के लिए भी होता है। तो ये कंपनीज जो थी वो दोनों एक्टिविटीज कर रही थी, एग्रीकल्चरल ऑल्सो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। कंपनीज क्या कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल रही थी और ज्यादा से ज्यादा इनकम एग्रीकल्चरल बता रही थी, जिससे क्या हो जा रहा था, इनकम कम तो टैक्स कम। हाँ है ना, तो इनका खेल था, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम होती है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनका खेल था ये, उनको यही चीज करनी थी, ज्यादा से ज्यादा आप एग्रीकल्चरल इनकम बताओ और कम से कम मैन्युफैक्चरिंग इनकम बताओ, ताकि हमारा टैक्स कम से कम हो जाए। सही है गलत? डिपार्टमेंट को ये मिसशिफ के बारे में पता चल गया, डिपार्टमेंट को ये मिसशिफ के बारे में पता चल गया, इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, कह दिया हम इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लव विथ मी, स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। चाहे आपका कितना भी खर्चा एग्रीकल्चर में गया हो, कितना भी खर्चा फैक्ट्री पे गया हो, कितना भी पैसा सेल करके हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल से। हम प्रिजम्पशन बेसिस पे काम करेंगे और कहेंगे ये जो टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम है। तो सपोज एक चाय पत्ती का पैकेट बेच के 100 रुपए आए, ये 100 रुपए में से 60 रुपीज एग्रीकल्चरल एंड 40 रुपीज इज मैन्युफैक्चरिंग, जिसपे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कुछ आई बात समझ में? ये मोहतरमा ने क्या किया, जो डिविडेंड इनकम मिला है उसको 60-40 में स्प्लिट कर लिया और कहा आई एम लायबल फॉर टैक्स ओनली फॉर दैट 40%, और उसी पे मैं टैक्स दूंगी। अब बताओ मुझे कितने इनकम पे उसको टैक्स देना चाहिए, 100, 60 या 40? सबसे पहले इसने हैंड रेस किया। एक मिनट, माइक ले लो। माइक कहां गया, दे दो तो उसे। आपका नाम और कहां से हो वो भी बता दीजिए। वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। मैम, माय नेम इज कुंदन कुमार एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। क्या बात है, बोलिए। मैम, मिसेस गुजदार मस्ट पे द टैक्स at ₹100 because the exemption is for the company. She is not a part of a company as per the separate legal entity. She is a member, so the company is different. So she should not get the benefit of this exemption. क्या बात है, सही कहा है इसने, आपको पता है। और एक बच्चे से मैं जवाब चाहती हूँ, क्या नाम बताया आपका? सॉरी फॉर कुंदन कुमार। एक बार कुंदन कुमार के लिए जोरदार तालियां। आई वांट समबडी फ्रॉम द गर्ल्स टू आंसर यार।
बोलो 160 या 40 पे टैक्स देना चाहिए? 100 पे देना चाहिए। कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। मतलब जो कंपनी का डिविडेंड है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है पूरा 100 रुपीज़, तो कंपनी ने टैक्स पूरा 100 पे भरना चाहिए। मतलब कंपनी का वो 60-40 पे होएगा। हाँ, कंपनी का जो 100 रुपीज है वो 60-40 पे स्प्लिट होगा। गुजदार का डिविडेंड इनकम जो है वो 60-40 में स्प्लिट नहीं होगा। क्या बात है, इन दोनों भी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। दोनों ने एकदम सही जवाब दिया है। और वर्चुअल स्टूडेंट्स में से भी कुछ बच्चे हैं, माइक आपके पास ही रखो, जिन्होंने सही जवाब दिया। एक बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके लिए तालियां बजा दो यार, वर्चुअल बच्चों के लिए। पार्थ, रुचि, आशीष कुमार, कनिका, पारस और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जवाब दिया है। आई विल नॉट बी एबल टू रीड द नेम ऑफ एवरी किड, बट सबसे पहले सही जवाब दिया है जानवी। जानवी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कंपनी जो है, कंपनी अलग है गुजदार से। कंपनी की ये इनकम है जो हम 60-40 में स्प्लिट करने वाले हैं। कंपनी की ये एक्टिविटीज है जो एग्रीकल्चरल है और नॉन एग्रीकल्चरल है। गुजदार ने तो क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। उसको जो पैसा मिला है डिविडेंड के रूप में, वो तो उसका डिविडेंड इनकम है। सोचो ना, गुजदार ने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। सही है गलत? और शेयर्स से उसको क्या डिविडेंड आया है? अरे आया है या नहीं आया है? गुजदार ने क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की थी? गुजदार ने क्या टी प्लांटेशन में किया था कुछ काम? गुजदार ने तो पैसे देके शेयर्स खरीदे थे और इन्हीं शेयर्स पे उसको रिटर्न मिले इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ। गुजदार की ये एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग इनकम नहीं है, गुजदार की तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और इसीलिए गुजदार को देना पड़ा टैक्स ऑन द फुल डिविडेंड दैट शी रिसीव्ड। It's a Supreme Court decision and that is why this case becomes really very important. ये decision सब लोग एक साथ एक आवाज में read करेंगे now. Come on. The Supreme Court held having its own business and own income. Business कंपनी का, इनकम भी कंपनी की, तो स्प्लिट भी कंपनी करेगी। आगे but the same income when received by shareholder Guzdar is dividend income and this cannot be regarded as agricultural income and thus tax was payable on the complete dividend income that she received. So all these were the features of a company. कोई अगर आपको पूछता है कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, आपने फाउंडेशन में सिर्फ क्लैप्स पढ़ा था, ओके, नाउ इंटर में ऑब्वियसली इंटर इज द नेक्स्ट स्टेप, तो ज्यादा फीचर्स होने चाहिए। कोई अगर आपको पूछता है कंपनी कैसी होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कंपनी होनी चाहिए टॉप क्लास। कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, P is for perpetual succession, C is for L is for limited liability, A is for artificial person, S for share capital, S for separate legal entity। एक बार मैं सारे पॉइंट्स को वापस समराइज करना चाहती हूँ बिफोर गिविंग इट एन ऑफर टुडे। देखो, हर एक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है या चाहे आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी के तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, टेंशन ही नहीं है। बट क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं? मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड का। ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओनर्स कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो पैसे डाल के ओनरशिप का हिस्सा ले लेते हैं। बट जहां तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजर्स आर द डायरेक्टर्स हु पार्टिसिपेट इनटू द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, और हमारे मेंबर्स को डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है।
परपेचुअल सक्सेशन। मैंने सीए राकेश झुंझुनवाला का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, जहां मैंने कहा था दो ही वाज अ स्टेक होल्डर ऑफ 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट एयरलाइन कंपनी, उनकी डेथ से कंपनी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं हुआ है। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहे, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर कॉमन सील है क्या बात है, और अगर ना है तो भी क्या चलेगा? इट्स लाइक अ सिग्नेचर फॉर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और कितने हद तक लिमिटेड होगी? दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस? तो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन and it is created by law and it can only be dissolved by law. Share capital, company में होता है share capital. This capital is shared by everyone and therefore it is known as share capital. And lastly हमने देखा था separate legal company, अलग members अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग। और उसी को समझाने के लिए हमने 3 केस लॉज भी देखे थे, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। वर्चुअल स्टूडेंट्स जवाब दो। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, एंड लास्ट गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जहां पे हमने बताया था कंपनी शेयर होल्डर्स से, डायरेक्टर्स से और एम्प्लॉय से अलग होती है, उसका अपना स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ। एक काम करो, नोटबुक्स लाइए सब लोगों ने, ये लिखोगे, लिखते लिखते अपने आप को सवाल भी पूछना जवाब देने आ रहा है या नहीं। उसके बाद यहां पे 4 बच्चे आएंगे और सारे फीचर्स मेरे को बताएंगे एक साथ, एनी 4 किड्स। राइट डाउन, फर्स्ट राइट इट डाउन। आई विल जस्ट प्ले सम सॉन्ग फॉर ऑल। इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, इतना तो बनता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Please write this in your notebook. Features of a company. Virtual students, आप में भी लिखना है। कुछ पाने की हो आस, I want 2 girls and 2 boys. जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। MT मतलब मेमोरी टेक्निक।
writing? Yes, even the virtual students are done with the writing part. Okay, who is coming? Come. Any two girls, आ जाओ जल्दी से आ जाओ. मैं किसी को बुला रही नहीं हूँ, माइक दे दो. आ जाओ कोई भी 2 बच्चे जिन्होंने जवाब नहीं दिया है आज, वो लोग आ जाओ. So, पहले आप नाम बता दो अपना, आप कहाँ से हो आप बता दीजिए. यहाँ पे आ जाओ, पूरा इंडिया आपको देखना चाहता है. आदिश जैन, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश. ओके, तो बताइए कंपनी कैसी होनी चाहिए. इसको मैं बंद कर रही हूँ, आप मत दिखना. बोलिए. टॉप क्लास. ओके, एक एक करके अभी पॉइंट्स बताओ. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. बोल रहे बोल लो. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, separate ownership. From what? Ownership is separate from what? Management. Transferability of shares. Transferability of shares only. Transferability of shares. O is for separation of ownership and management. P is for perpetual succession. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. S for share capital and S for separate legal entity. अरे आप लोग ही आ जाओ इधर. एक काम करती हूँ, कल कैमरा ही घुमा लेती हूँ मैं. ठीक है, अभी एक लड़कियों में से किसी को चांस देते हैं. My name is Sanvi Khatu and I'm from Maharashtra, Mumbai. T is for transferability of shares. O is for separation of ownership and management. P is for perpetual succession. क्या बात है. C is for common seal. L is for limited liability. Very good. A is for artificial person. S is for share capital and S is for separate legal entity. Wow, wonderful, very good. आ जाइए बेटा. My name is Mohammed. T is for transferability of shares. S is O is for separate ownership and management. P is for perpetual succession. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. S is for share capital and S is for separate legal entity. अरे कितना डर रहे हो आप, कितना डर रहे हो. आपके फटाफट बोल दिया. चलो जोरदार तालियां मोहम्मद के लिए. My name is Sheetal Rai. I am from Ulasnagar, Thane district. Our company must be top class. T is for transferability of shares, separate ownership and management, perpetual succession. Class C for common seal, legal entity, artificial person, share capital, separate legal entity. And L is for limited liability. चलो जोरदार तालियां चारों बच्चों के लिए. वेरी गुड, क्या बात है यार, वंडरफुल एंड कीप इट अप. तो एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग सब, बस आखिरी बार वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बता दो कंपनी कैसी होनी चाहिए. यू मे बी सीटेड. बोलो टॉप क्लास. टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. पी इज फॉर, सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, एस फॉर शेयर कैपिटल. एस आप सब लोगों के लिए ये मेरे तरफ से. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे. आज के लिए इतना ही है. धन्यवाद. कल मिलते हैं. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स.